हम सब तरफ स्कैम्स के साथ, फेक चीज़ों के साथ इतने घिरे हुए हैं कि भाई हम इस चीज़ की आदत नहीं डाल सकते, ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की आदत नहीं डाल सकते। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए। ये हमारी सोसाइटी को तो खोखला कर ही रहा है, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी को भी खोखला कर देगा ये। लॉ एंड ऑर्डर का क्या ये हाल है कि कोई मानता ही नहीं, मतलब नो वन केयर्स कि भाई हम तो स्कैम कर लेंगे, कुछ होगा ही नहीं। शायद इसके साइड इफेक्ट यही है। अब इस बात से तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन को भी नहीं छोड़ा, उसको भी इतना बड़ा स्कैम बना दिया है लोगों ने। पर भाई बात इतनी सी है कि आटे के अंदर नमक है, नमक के अंदर आटा, और अपने देश में तो उल्टा ही हो रहा है। मैं रिसेंटली एक टूरिस्ट से मिला था और मैंने उससे पूछा कि भाई उसका इंडियंस के बारे में क्या सोचना है। तो पता है उसने मुझे क्या बोला? उसने बोला कि इंडियंस का स्टीरियोटाइप तो है कि इंडियन सारे स्कैमर्स होते हैं। ऑफ कोर्स मुझे उसकी बात पे काफी गुस्सा आया, पर जब मैंने उसके बारे में सोचा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये आदमी ठीक तो बोल ही रहा है। वैसे हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स हो चुके हैं, वो तो एक बात है, पर यूट्यूब पे आप एक बार सर्च करके तो देखो इंडियन स्कैमर्स, तो उनको एक्सपोज करते हुए इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको कि मतलब हद ही हो गई। मतलब मुझे ही शर्म आ गई वो देख के। कहीं टूरिस्ट स्कैम है तो कहीं कॉल सेंटर स्कैम है। चलो यहाँ पर तो वो फॉरेनर्स को लूट रहे हैं और ये समझ में आता है कि क्यों हमारी इमेज ऐसी है जैसा कि लोग सोचते हैं। पर असली बात तो ये है कि हमने किसी चीज को नहीं छोड़ा, हर चीज में स्कैम है और हर एक चीज फेक भी हो सकती है। सबसे पहले तो खाने की बात करते हैं। फेक पनीर, फेक मिल्क, मिलावट तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जो सिंपल लाइफ की चॉइसेस होती है ना, वो भी इतनी मुश्किल हो गई हैं। बड़े बड़े जो दूध के ब्रांड हैं उन तक में भी इतनी मिलावट मिलती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि दूध खराब है, प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि हमें ये बात पता चलती है जर्नलिस्ट के काम से। ये बात कभी भी कोई फूड एजेंसी आके क्यों नहीं रिपोर्ट करती? अब आप कहो कि मैं तो पैसे खर्च करके पानी पीता हूँ, इस बॉटल वाटर से मिनरल वाटर पीता हूँ, तो भाई उसमें भी कर्नाटका की एक स्टडी में ये पाया गया कि 3 में से 2 जो आपने दुकान से खरीदी हुई आपकी जो मिनरल वाटर बॉटल है वो भी अनसेफ है ड्रिंकिंग के लिए। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो तो आपने ये देखा होगा कि कितने सारे देशों में जो वहाँ पे नलके में पानी मिलता है या जो वाटर फाउंटेन रहते हैं शहर में ही, उन्हीं से पानी पिया जाता है। और हमारे यहाँ पे तो पैसे देकर जो आप पानी खरीदो उसमें भी मिलावट है, चाहे फ्रूट हो या फिर ड्राई फ्रूट हो, हर चीज में कहीं मिलावट या कहीं ना कहीं स्कैम तो जरूर मिल जाएगा। ये जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम है ये तो अब आजकल इतना पॉपुलर हो चुका है, हर तरफ इतना आ चुका है कि भाई उसकी तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। फेक पुलिस, फेक सीबीआई, फेक ईडी, ये तो मतलब मानो आम ही बात हो गई है। इनफैक्ट वो लोग तो फेक जज भी बिठा देते हैं। स्कैम करते करते लोगों की सोच और जुर्रत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब तो आपको फेक पुलिस थाना यानी कि एक पूरा फेक पुलिस स्टेशन भी मिल जाएगा। बिहार में एक होटल के अंदर इन्होंने 8 महीने तक पुलिस वर्दी में एक थाना चलाया। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? और आप इनका बिजनेस मॉडल देखो, जो लोग वहां पे जाते थे ना पुलिस कंप्लेंट फाइल करने, केस दर्ज कराने, उन सब से ये लोग पैसे हिटते थे। मतलब मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि 8 महीने तक ये सब चलता रहा, लोग पैसे देते रहे पुलिस को अपनी कंप्लेंट फाइल कराने के लिए, ठीक है ना। और मतलब लोग इतने आदी हो चुके हैं इस चीज के लिए कि अगर आपको पुलिस से कोई काम करवाना है, पुलिस से पुलिस का काम करवाना है तो भी पैसे देने पड़ेंगे। और 8 महीने तक चला, किसी ने भी कोई कंप्लेंट नहीं की। ये तो पकड़े गए किसी दूसरे पुलिस वालों के हाथों। असली पुलिस कहाँ थी 8 महीने तक? वो भी पैसे वसूली में लगी हुई थी क्या? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि ये जो फेक थाना है ना, जो नकली पुलिस थाना है, ये असली थाने से सिर्फ 500 मीटर ही दूरी पे था। 500 मीटर क्या होता है भाई? और आप ये सोचो इनका बिजनेस मॉडल, इनके कोई खर्चे ही नहीं, कोई एक्सपेंसेस ही नहीं। डेली वेजेस वाले लोगों को बुला के दिहाड़ी इनको 500 रुपए देते थे वहां बस बैठने के लिए, और फेक थाना चलाते थे। चलो मान लिया कि नकली थाना था, लोग तो पुलिस को वैसे ही पैसे देते रहते हैं अपना काम कराने के लिए, पर नकली अदालत, एक पूरी नकली कोर्ट भी यहाँ पे बन चुकी है। मान गए यार, इतना दिमाग तो किसी ढंग की चीज में लगा लिया होता तो देश को ही कहां से कहां पहुंचा दिया होता। और पता है ये सब स्कैम कहां चल रहा है? गुजरात के गांधीनगर में। और इनकी खास बात ये थी कि ये जमीन के मामले ही डील करते थे। मतलब किसी का नाम लगा देना लैंड रिकॉर्ड में या फिर हटा देना, इस सब टाइप के मामले। मतलब ये जो जज है ये बीच में आर्बिट्रेटर बन जाता था। आर्बिट्रेटर मतलब अगर आप दोनों की आपसी में लड़ाई है तो फिर गवर्नमेंट कई बार आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देती है। तो ये बताते थे कि भाई मैं को तो आर्बिट्रेटर बना दिया है, और इनके जो भी क्लाइंट होते थे वो इनके क्लाइंट उनके फेवर में ऑर्डर पास कर देते थे। आप इनकी हिम्मत देखो इन फेक आर्बिट्रेटर्स की, इन्होंने ऑर्डर पास किया सीधे कलेक्टर के नाम का। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कोर्ट गए हो, पर कोर्ट का ना एक पर्टिकुलर माहौल होता है। वहाँ जज होते हैं, वहाँ रीडर होते हैं, वकील होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी पेशियां होती हैं। मतलब इन्होंने ये पूरा माहौल बना के रखा। आप सोचो इनकी क्रिएटिविटी। फेक कोर्ट, फेक जज, फेक ऑर्डर, और उसको इम्प्लीमेंट भी कराने पहुंच गए
हायर कोर्ट में, और तभी पकड़े गए ये लोग। जिस देश में, जिस प्रदेश में झूठी अदालत बन सकती है, तो फिर झूठा बैंक तो क्या ही चीज है यार। इधर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का मतलब लीडिंग बैंक की एक पूरी झूठी ब्रांच बना दी, और लोगों को नौकरी पर रखने के लिए ये 2.5 लाख की रिश्वत लेते थे। ये था इनका बिजनेस मॉडल। और तो और ये पूरी पॉन्जी स्कीमें ऐसे चला रहे थे कि भाई जिनको नौकरी पे रखा उन्हीं को बोलते थे कि आप और लोगों को लेके आओ ताकि हम उनको भी नौकरी देंगे। ठीक है, इन लोग की पूरी ट्रेनिंग वीनिंग भी करी इन्होंने, पर लोगों को तब शक हुआ जब लोग वहां बैठे रहते थे, उनको कोई काम ही नहीं दिया जाता था। आप ये देखो ये कितना फ्रॉडुलेंट, मतलब इसके लिए क्या वर्ड यूज करो, कि आप देख रहे हो कि भाई नौकरियां हैं नहीं। ठीक है, लोग 2.5 लाख की रिश्वत भी देंगे 30,000 की नौकरी के लिए। ठीक है, आपको स्कैम वैसे भी लाइफ लॉन्ग तो चलाना नहीं है, कुछ हफ्ते चल जाए वही काफ़ी है। तो आपने 10 लोगों को नौकरी पे रखा, उनको पूरा माहौल बनाया कि हाँ हम आपको ये पूरी नौकरी दे रहे हैं, ट्रेनिंग वेनिंग सब कुछ दी। आपने इन 10 लोगों से 2.5 लाख रुपए लिए, 25 लाख ले लिए। ठीक है, अब आपको उनको 30,000 नौकरी पे देनी है उनकी सैलरी। ठीक है, तो ये ऐसा बिजनेस मॉडल है, और आप इनको बोलते हो कि भाई और लोगों को लेके आओ। वो तो ये सही बात है कि SBI के असली एम्प्लॉइज ने देख लिया कि ये तो भाई हमारी कोई ब्रांच नहीं है। लोग वहां आते थे कि भाई हमारे पैसे डिपॉजिट कर दो, तो ये लोग कहते थे हाँ करते हैं, अकाउंट खुलवा दो। वो सब कुछ नहीं कर रहे लोग। अब हॉस्पिटल में तो हमारे इतने स्कैम्स होते हैं, कोई भी आए अच्छा वाला इंसान, उसको बोल देंगे भाई सर्जरी कराओ, चाहे बच्चा है बूढ़ा है सर्जरी करवाओ। ऐसे ही एक आदमी को जो किसी से लड़ाई करके आया था, वो बेहोश था बेचारा, सिर्फ बेहोश था, उसको बता दिया कि इसको तो सिवियर स्पाइनल फ्रैक्चर है और उसको कोमा है। उसको कोमा में ही डाल दिया इन्होंने, मतलब असली में नहीं। और किसी तरह जब उसकी नींद खुली, थोड़ा होश में आया वो आदमी, तो किसी तरह हॉस्पिटल से वो भाग के निकला, और इनको उसको बोल रहे थे कि इसको तो कोमा है। फिर भी उस बेचारे से, उसकी फैमिली से इन्होंने 1 लाख रुपए तो लूट ही लिए। हॉस्पिटल्स का तो ये हाल है, अब क्या बोलो यार। और मरे हुए को इंश्योर कराने का स्कैम तो मान लो आम बात ही हो गई अब। और ये वाला स्कैम तो आई होप आपने डेफिनेटली सुना होगा, ये तो बहुत ही आई ओपनिंग है। एक फेक डॉक्टर, और डॉक्टर का नाम क्या लिखा, डॉक्टर N. जॉन कैम। मतलब नाम से ही स्कैम लगता है यार ये तो आदमी। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, इस आदमी ने अपने थोड़े बाल ना डाई करा लिए और बोल दिया कि मैं तो जर्मन सिटीजन हूं, और ऐसा उसके आधार कार्ड में भी लिखा गया है। और असली नाम बंदे का है नरेंद्र यादव, और कहता है अपने आप को N. जॉन कैम। तो इस N. जॉन कैम की असलियत ये है कि ये एक हॉस्पिटल में, आई बिलीव इट वाज मिशन हॉस्पिटल, वहां पे कार्डियक सर्जरी करता था, और ऐसे ही इसने 7 आदमियों की जान ले ली, और इसको जान लेना ही कहेंगे। मतलब फेक कार्डियक सर्जन भी बन जाओगे यार आप, और अपने बाल डाई करा लोगे और बता दोगे कि भाई मैं तो जर्मन हूँ, और लोग मान भी लेंगे। लोग तुमसे अपने हार्ट की सर्जरी कराने पहुंच जाएंगे। बताओ, अगर आप हॉस्पिटल के स्कैम से बच गए, फेक डॉक्टर से बच गए, तो फेक दवाइयां तो शायद आपको मार ही देंगी। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये जो फेक मेडिसिन है ना, इनमें इंक्रीज आया है ऑफ 50% इन फेक मेडिसिन। मतलब अगर मान लो 100 थी बाजार में, तो 150 अब आपको फेक मेडिसिन मिलती हैं, और ये महामारी के टाइम से है। टोल वसूली तो आजकल सरकार इतनी कर रही है कि बस क्या बोलो। मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि ठीक है आप टोल वसूल लो, अच्छी रोड्स मिल जाती हैं लोगों को, वो ठीक है, पर उसको भी लेके लोगों ने अपना स्कैम चालू कर दिया। ये तो हद ही हो गई। और ये वारदात फिर गुजरात की ही है। ये 12 साल से एक फेक टोल प्लाजा चल रहा था, और इसने 12 साल में पता है 75 करोड़ वसूले लोगों से। 75 करोड़। इतने कैश कहाँ लेके गई भाई, इन्होंने कहीं बैंक वैंक में डिपॉजिट किया तो मनी ट्रेल लेके इनको पकड़ो लोगों को। और सबसे खराब बात तो ये है कि ये जो टोल प्लाजा है ना, ये एक्चुअल NHAI का, जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके एक्चुअल टोल प्लाजा से सिर्फ 600 मीटर्स दूर पर ही थी। अब यार ये मत कहना कि यार 12 साल से NHAI वालों को पता नहीं था कि वहां पे एक झूठा टोल प्लाजा चल रहा है। बैगिंग स्कैम, मैरिज स्कैम, फेक बुकिंग स्कैम, फेक रिव्यूज, पॉन्जी स्कीम, ये तो सब आम बात है भाई, ये सबके कंपैरेटिव। स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम और लोन एप्स वाले तो स्कैम इतने हैं कि भाई पूछो ही मत इसके बारे में। अब तो सोशल मीडिया के जमाने में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर स्कैम भी बहुत बड़ी चीज हो गई है। और आप जानते हो इनके फिगर्स देख के ही मतलब दिमाग हिल जाता है। 53 करोड़ तो सीज हो गए हैं, ठीक है ना। उसके अलावा 104 करोड़ और हैं जो इन्होंने कलेक्ट किए हैं इन टर्म्स ऑफ फीस। ये कहना है SEBI का कि भाई उसको क्यों ना फ्रीज किया जाए। इतने पैसे, मतलब क्या बोलो, मतलब आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड। मेरे पास शब्द नहीं है इनको बताने के, बस एक वर्ड है, इनकी जुर्रत देखो। लॉ एंड ऑर्डर का क्या ये हाल है कि कोई मानता ही नहीं, मतलब नो वन केयर्स कि भाई हम तो स्कैम कर लेंगे, कुछ होगा ही नहीं। शायद इसके साइड इफेक्ट यही है। और साथ ही में मुझे तो ये बात भी बहुत ही चिढ़ मचती है, जैसे हमारे रोड सेफ्टी पे देखो, पुलिस वाले खुद अपना रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, और अगर कोई आता भी है ना रॉन्ग साइड से, और तो आप पे उल्टा चिल्लाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, और आसपास वाले सब बोलेंगे अरे जाने दो यार, इसको निकलने दो, क्योंकि
रूल्स ना फॉलो करना, लोगों को स्कैम करना, ये सब इतना नॉर्मलाइज हो गया हमारी सोसाइटी में, हद हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी तो इतनी ज़्यादा है कि लोग इतने डेस्परेट हैं जॉब्स के लिए कि लोग ये भी नहीं देख पाते, नहीं समझ कर पाते कि ये स्कैम है या असली में कोई चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये देख लो, एक फर्जी वेबसाइट बनाई, बता दिया कि हम हैं एसोसिएटेड विद स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और फिर लोगों के जॉब एप्लीकेशन ले रहे हैं इसमें। और बिजनेस मॉडल क्या है, जब आप आओगे एप्लीकेशन के लिए आपको फ़ी भरनी है 1600 रुपये, और ये 1600 रुपये स्कैम करेंगे। ये है इनका बिजनेस मॉडल। यहाँ तो रेलवे की तरफ से बोला नौकरी दिलवाएंगे, और काम क्या दिया, प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ट्रेन गिनो। मतलब लोगों की हद हो गई है यार, कोई लिमिट्स ही नहीं है। मतलब लिमिटलेस हो गई है हमारी सोसाइटी स्कैम्स के और ये फेक चीजों के मामले में। सरकार स्कीम तो अच्छी लेके आती है, पर लोगों को उसमें भी जुमला करना है। यहाँ तो झूठी ट्रेनिंग फैसिलिटी ही बना दी। मतलब कुछ भी फेक समथिंग आप गूगल कर लो तो इतने एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, मतलब इट इज इम्पॉसिबल कि एक वीडियो में आप उसको कवर भी कर पाओ। आपको तो पूरी डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी 3-4 घंटे की। और ये जितने भी सब आपको आर्टिकल्स दिखा रहे हैं ना, ये सब रिसेंट है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी 10, 15, 20 साल का उठा के दिखा रहे हो आपको। ऑलमोस्ट पिछले 5 साल के ही होंगे सारे। बट आई गेस स्कैम सिर्फ इंडिया में नहीं होते, ये सब जगह होते हैं। अब ये एग्जांपल ही ले लो, चाइना इसमें भी स्कैम्स में भी, टेक स्कैम्स में भी हमसे आगे है। ये चाइना की कुछ कंपनीज क्या कर रही हैं, ये बाहर की कंपनीज को बेच रही हैं कार्बन क्रेडिट। अब इससे थोड़ा कंपीटिंग हाईटेक स्कैम हमारे यहाँ भी हो जाता है। अब जैसे कि ये एक कानपुर का कपल है, इसने 35 करोड़ का स्कैम किया एक एल्डरली के साथ, एक किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ या बूढ़े कपल के साथ, और उनको बताया कि ये एक एज रिवर्सिंग मशीन है। एज रिवर्सिंग मशीन जो बन के आई है इजराइल से। सारी रोज की चीजें जैसे कि ऑल आउट, डिटर्जेंट, चाय, ऑटो पार्ट्स, ये सब भी झूठे हो सकते हैं। बताओ, उनको बनाने की पूरी झूठी फैक्ट्री आई हैं। जहां तक फेक न्यूज का सवाल है, ऐसा लगता है कि इंडिया बन गया है बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फेक न्यूज। इतने सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इसको लेकर। अब जितने लोग हम इंडिया में बैठे हैं, हम लोग तो जानते ही हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, यानी कि न्यूज आ जाना जो गलत हो या फिर न्यूज ही नहीं आना, ये कितना बड़ा खतरा है। अब तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बता रहा है कि जो इंडिया को सबसे बड़ा रिस्क पोज करता है, यानी कि इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, वो मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन ही है। और जानते हो नंबर 2 पे क्या आता है? नंबर 2 पे आती है कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज। उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा है कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। मतलब हमारे यहाँ इट इज हार्ड टू इमेजिन कि एक ऐसी न्यूज कि गौमूत्र को FSSAI ने पास कर दिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हेल्थ मिनिस्ट्री को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और टाइम्स ऑफ इंडिया खुद ही बता रहा है कि महामारी के दौरान इंडिया ही सबसे बड़ा स्प्रेडर था ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन की बात हो तो मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में बात करें, वो खत्म ही नहीं हो सकती। हम तो क्या ही बताएं इनके बारे में, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं वो समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। पर अगर आपको इनकी असली धुलाई देखनी है ना, तो जाके न्यूज़ लॉन्ड्री ज़रूर चेकआउट कर लेना। वो इनकी धुलाई भी करते हैं, साथ साथ जो एक्चुअल न्यूज़ है वो भी बताते हैं। तो आपको दोनों का कंपैरिजन मिलेगा, तो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आपके घर में कोई भी टीवी न्यूज़ देखता हो ना, तो उनको तो ज़रूर बैठा कर दिखाना। उनको तो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनको ना वहाँ की 1-2 जो रेगुलर न्यूज़ आती है वो ज़रूर बताना, उसको ज़रूर चेकआउट करना। अगेन मैं बता रहा हूँ, कोई पेड ऐड नहीं है ये, इट इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। इंडिया में हम लोग भगवान में इतनी आस्था रखते हैं, ठीक है ना, पर लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनके नाम पे भी स्कैम्स करने हैं इनको। अब ये देख लो, राम मंदिर में एक प्रसाद स्कैम हुआ। लोग तो किसी को भी नहीं बख्शते। एक मंदिर के नाम पर किसी ने फेक मंदिर वेबसाइट बनाई, जो आप देख सकते हो कि कितनी सिमिलर लग रही है, और दर्शन के पैसे लोगों के वहां से हिटने लगे। अरे यार बताओ, हम कहें कि वी आर रिलीजियस, हम कहें कि भाई हम तो भगवान को इतना मानते हैं, और हमारे देश में सबसे ज्यादा स्कैम इसी को लेके होते हैं। अरे लोगों ने तो महाकुंभ को भी नहीं छोड़ा, वहां पे भी इतने सारे स्कैमर्स पहुंच गए अपना स्कैम करने, लोगों से पैसे हिट। बताओ। पर ये वाला तो मेरा फेवरेट है यार। इस बंदे को तो ना इंडिया को रेकमेंड करना चाहिए कि भाई इस बंदे को तो आप नोबेल प्राइज दो। ये डिजिटल स्नान वाला बंदा, वाह यार। ये हुआ ना स्टार्टअप महाकुंभ। अब इस बात से तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन को भी नहीं छोड़ा, उसको भी इतना बड़ा स्कैम बना दिया है लोगों ने। ये देखो, ये सरकार की तरफ से स्कूल टीचर हैं जिनकी अच्छी खासी तनख्वाह है, 80,000 तनख्वाह है इनकी, और ये क्या करते हैं, 3,000 में अपना एक भाड़े का टीचर बैठा लेते हैं। अच्छा, स्कूल से आगे चलते हैं, बात करते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की। तो यहाँ पे दुकानों के अंदर कॉलेज चल रहे हैं यार। दुकान के अंदर कैसे कॉलेज चल सकता है? कॉलेजेस में क्लासेस तक नहीं होती, इसलिए तो शायद आधे ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है। अगर मैं खुद की पर्सनली बात बताऊं तो जो एक रेगुलर इंजीनियर निकलता है, उसको बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग नहीं पता। उसको ये तक नहीं पता कि कंक्रीट में क्या क्या चीजें डलती हैं। तुम सिविल इंजीनियरिंग करके निकले हो,
ठीक है ना, तुमको ये नहीं पता कि कंक्रीट में क्या क्या चीजें डलती हैं, बताओ। मतलब कॉलेज वाले होर्डिंग लगा के एडवर्टाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे रेगुलर क्लासेस लगती हैं। अरे ये कोई बताने की जरूरत है, कॉलेज जो रेगुलर क्लासेस लगनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ज्यादातर में रेगुलर क्लासेस लगती ही नहीं है। और यही असलियत है, ये तो मैं पर्सनली जानता हूँ कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके कि उनके कॉलेज में क्लासेस नहीं लगती। अब बताओ, ये एक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे मरीज का ट्रीटमेंट होना था तो इन्होंने झूठे मरीज ही ला के रख दिए। ये तो मतलब वो मुन्ना भाई MBBS इन रियल लाइफ हो गया। मतलब ये कह रहे हैं कि ये तो अब ट्रेंड ही है, ऐसा लोग करते ही हैं कि कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ ना तो फैकल्टी असली है और ना तो जो पेशेंट आते हैं वहाँ इलाज के लिए वो असली है। और जब इतने बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं तो बिना क्लासेस के डिग्री मिल जाना तो आम बात ही हो गई। कितने सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ जो यंग लोग हैं वो इतने डेस्परेट है कि हमको जॉब मिल जाए कि वो 2 या 3 डिग्री कर लेते हैं कि भाई 2 या 3 डिग्री हम कर लेंगे तो शायद जॉब मिल जाएगी। और ये कॉलेजेस कहाँ पे हैं? किसी एक छोटे अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर है, कहीं दुकानों में है, एकदम नॉर्मल मार्केट प्लेस में। मतलब हद ही कर दी इन लोगों ने तो। अब आप ये देखो कि जिस तरीके से ये कॉलेजेस वगैरह चल रहे हैं वहाँ पे लोगों की क्या हाल होती है। अब ये देख लो, ये 28 साल के पंकज तिवारी हैं, इन्होंने 1 लाख खर्च करी एक मास्टर्स डिग्री लेने में डिजिटल कम्युनिकेशन में, क्योंकि उनको एक जॉब चाहिए था, एक हायर स्टेटस चाहिए थी। और उनके लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसकी फैमिली की एनुअल इनकम ही 4 लाख है। अब उसके बाद उन्होंने डिग्री तो ले ली, पर कितने साल हो गए और जॉब अभी तक नहीं मिली अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। मतलब कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे बस डिग्री बेचने का काम हो रहा है इन सब कॉलेजेस में। असलियत ये है। तो ये भी तो एक तरीके का स्कैम ही हुआ ना। अब आप PhD देख लो, मतलब पूरी इज्जत ही चली गई है PhD की हमारे यहाँ पे तो, क्योंकि वो खरीदी जा सकती है। अब आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे कि भाई आपको PhD खरीदनी है तो आपको बाहर के कॉलेजेस की भी मिल जाएगी, पर वहाँ कुछ तो पैसे लग रहे हैं। यहाँ पे तो अमाउंट ही क्या लग रहा है, 1 लाख रुपए में PhD डिग्री मिल रही है। अब आप ये देखोगे PhD डिग्रीज का धंधा कैसे चलता है, सब व्हाट्सएप चैट पे ही चल रहा है। एक व्हाट्सएप चैट हम पढ़ते हैं, देखते हैं, ये आर्टिकल में ही लिखी गई है पूरी। तो बता रहे हैं ये कोई है श्रीलंका से, ये अपना कोई PhD लेना चाहते हैं, तो पूछ रहे हैं कि भाई कॉस्ट क्या है, प्रोसेस क्या है। तो उनको सामने से रिप्लाई आ रहा है, गुड आफ्टरनून सर जी, यस सर जी। तो पूछ रहा है भाई ऑनररी डॉक्टरेट का कितना पैसा लगेगा। तो कह रहे 5,000 रुपये, सिर्फ 5,000 रुपये में, 5,000 इंडियन रुपीज में आपको एक डॉक्टरेट मिल जाएगी, ठीक है ना। और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी है वो भी लिख रखी है, हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी, UP स्टेट यूनिवर्सिटी, तेलंगाना स्टेट बोर्ड। मतलब कितने सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। इस व्हाट्सएप चैट में ये भी बात चल रही है कि PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी बैक डेटेड अगर चाहिए तो 50,000, थीसिस चाहिए तो 30,000। फिर वो क्लैरिफाई कर रहा है 5,000 या 50,000, तो कह रहे नहीं 50,000 होगी। तो अब आप ये देखो जो फाइनल कॉस्ट आ रही है आपको, PhD प्लस थीसिस, 250 पेज की थीसिस, 85,000 रुपीज। हार्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट 30 डेज, थीसिस 45 डेज। और सीधे आपको कोरियर मिल जाएगा श्रीलंका में बैठे बैठे। वेरी गुड। अब जब आप ये सब इन्फॉर्मेशन जान गए हो, अगर आपको कोई कहता है मैंने PhD करी है, भले ही बेचारों ने अच्छे से प्रॉपरली PhD करी हो, रेगुलर रूट से अपनी पूरी स्टडी करके, खाक उसकी कोई रिस्पेक्ट आएगी अगर कोई इंडियन PhD लेके बैठा है। अब एजुकेशन की आगे बात करें तो हमने बात की कि भाई कैसे स्कूल्स में स्कैम हो रहा है, हमारे यहाँ पे कॉलेजेस में स्कैम चल रहा है, ठीक है। PhD आपको मिल जाएगी। अब आगे देखो तो एग्जाम्स तो आप सभी जानते हो, चाहे नीट हो, व्यापम हो, ये तो बड़े बड़े स्कैम्स हैं। ऐसे और कितने स्कैम्स हैं, अपने स्क्रीन पे इस लिस्ट पे ही देख लो। कितनी बार यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। तो ये पेपर लीक जो होता है ये पर्टिकुलर एक स्कैम ही होगा ना, एक पर्टिकुलर तरीका होगा कि ऐसे पेपर लीक कराया जाएगा, इन लोग को दिया जाएगा। ये तो हाल है अपने यहाँ। हमारे शहर में जो क्राइम्स हैं उसमें आप देखो तो 60% क्राइम्स तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस या साइबर क्राइम्स ही हैं। अब इतने सारे स्कैम्स होने के रीजन क्या है? सबसे पहले तो है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर लोगों को वेल पेड जॉब्स मिलेगी तो शायद वो ये सब ना करें। पूरे दुनिया में स्कैम्स होने के 2 तो मेजर रीजंस हैं ही हैं। सबसे पहले तो एक कैपिटलिज्म, दूसरा है करप्शन। हमारे सोसाइटी में पैसा कमाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, उसी चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अब हमारे यहाँ पे इतने नामी गिरामी स्कैम्स हो रखे हैं, इतने बड़े बड़े लोग स्कैम्स कर चुके हैं जिनको जस्टिस सिस्टम का भी सामना नहीं करना पड़ा। अब करप्शन का तो आपको पता ही है, इसका मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आसपास सोसाइटी में ही देखोगे आपको पता चल जाएगा कि करप्शन के क्या हाल हैं। और अगर जहाँ तक ग्लोबल इंडेक्स की बात की जाए तो ये जो ग्लोबल परसेप्शंस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग है 96 ऑफ 180 कंट्रीज। अब आप पूछोगे कि सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पे जाने से पहले सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है और उसके बारे में बात करनी पड़ेगी हर जगह, चाहे आप घर पे हो, स्कूल पे हो, कॉलेज पे हो, अपने काम पे हो।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो ताकि उनको भी समझ में आए कि भाई एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। क्योंकि क्या आप एक ऐसी सोसाइटी में रहना चाहते हो जहां आप सुबह से उठकर जब तक रात पे सो ना आपको इन स्कैम्स का ही फेस करना पड़ता है? अगर मैं पर्सनली बात करूं, और ये बहुत सारे लोगों के लिए सच्चाई है ये, कि दिन में कम से कम तो 5 बार फ़ोन आते हैं जिसके ऊपर लिखा रहता है सस्पेक्टेड स्कैम। एक कोई नया आदमी मिलता है जिससे आपको कोई बिज़नेस डीलिंग करनी है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर करना पड़ता है कि भाई सामने वाला स्कैमर है कि नहीं। जब आप अपना पैसा देकर जो पानी की बोतल खरीदते हो, वो भी पानी सेफ नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। आप हॉस्पिटल जाते हो इलाज कराने के लिए, वो भी चीज़ सेफ नहीं है। ऐसी लाइफ हो गई है हमारी, हम स्कैम से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अब देखो, इंडियन इश्यूज़ पर हम जनरली वीडियोज़ नहीं बनाते हैं, हमारा फोकस रहता है जियोपॉलिटिक्स पर। जब इतनी अति हो जाए, इतनी हद पार हो जाए, जब पानी सर के ऊपर से ही चले जाए, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाना, अपने मन की भड़ास निकालना तो बनता ही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके लोगों को गाली गलौज करने लगो, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ धैर्य के साथ, इंटेलिजेंट तरीके के साथ अपनी बात आगे रखना ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम सब तरफ स्कैम्स के साथ, फेक चीज़ों के साथ इतने घिरे हुए हैं कि भाई हम इस चीज़ की आदत नहीं डाल सकते, ऐसे इन्वायरमेंट में रहने की आदत नहीं डाल सकते। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए। ये हमारी सोसाइटी को तो खोखला कर ही रहा है, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी को भी खोखला कर देगा ये। अब देखो, समाज सुधारना किसी के बस की बात तो है नहीं, पर कम से कम ये तो रियलाइज़ करो कि ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने वर्क प्लेस पे, स्कूल कॉलेज में, कहीं भी जहाँ भी आप जाते हो, ये चीज़ डिस्कस तो करो। नहीं तो सिर्फ यही बात कर लोगे कि आज ये खाना खाया, मैं उधर पार्टी करने गया, तो उससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। और जहाँ आपको दिखता है कि कोई पर्टिकुलर स्कैम करके ही कौन आर्टिस्ट है जिससे वो पैसा कमा रहा है, तो एटलीस्ट उसको कॉल आउट तो करो। देखो, हम भी रियलिस्ट हैं यहाँ पे, हम भी समझते हैं कि दूध का धुला कोई भी नहीं होता, वो इस समाज में पॉसिबल है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में ही सारे स्कैम्स होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बाकी और जगह भी बहुत सारे होते हैं। पर भाई बात इतनी सी है कि आटे के अंदर नमक है, नमक के अंदर आटा, और अपने देश में तो उल्टा ही हो रहा है। और जहाँ तक मिस इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, तो मेरे घर वाले खुद ही मुझसे पर्सनली बहुत खफा हैं, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, कोई मुझे बात करता है कोई भी, तो मैं उनको फैक्ट चेक करने बैठ जाता हूँ, उनको ब्रेन वॉश तक बोल देता हूँ। मेरा तो ये सोचना है कि लोगों को ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि सब चीज़ जो अपने आसपास से गैदर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो असली फैक्ट्स हों। फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे माइंड भी स्टिमुलेट होता है, आपकी एक्चुअल कॉन्वर्सेशंस जो आप लोगों के साथ जाके करते हो वो भी इंप्रूव होंगी। और अगर आप मानते हो कि ये सीरियस मुद्दा है, तो कम से कम अपने घर में, घर वालों के साथ, बाहर अपने दोस्तों के साथ तो ये बात कर ही सकते हो। अगर आप उन्हीं के साथ भी नहीं कर पाओगे, तो फिर ना इस सोसाइटी में जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अब आज का रैंट तो भाई इतना ही। किस किस टाइप के स्कैम्स आपको लगता है और फेक चीज़ें आपको लगता है हमने मिस आउट कर दी हो, वो ज़रूर हमको कॉमेंट में लिख कर बताएं।